दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को तब हुआ जब वो अपनी करियर की पीक पर थी। एक बार गौर से देख लो इस बिल्डिंग को। ये वही बिल्डिंग है जिसके 5वें फ्लोर के बालकनी से गिरकर दिव्या भारती की मौत अचानक से हो गई थी। ये मौत इतना दर्दनाक था कि उनके घर वाले इस हादसे के 6 महीने बाद भी सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। दिव्या भारती की मौत के बाद उनके पीछे बहुत सारी कहानी बनाया गया। किसी ने आत्महत्या कहा तो किसी ने मर्डर कहा और कुछ ने तो ये कहा कि उस रात उन्होंने इतना ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उनको इतना भी होश नहीं था कि वो बालकनी से कब गिर गई। खैर वजह जो भी रहा हो, उस वक्त इस केस को सिर्फ एक्सीडेंटल बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज इस मौत के पीछे की हम उस काली सच्चाई को जानेंगे और इस केस के ऊपर से उस पर्दे को हटाएंगे जिसके नीचे सारी सच्चाई को छुपा दिया गया। दिव्या भारती की मौत के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया जा चुका है। YouTube पे आप जाओगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें उनकी मौत के पीछे की काली सच्चाई बताया गया हो। इसीलिए आज मैं दिव्या भारती की केस को अपने तरीके से स्टडी करूंगा और बताऊंगा उनकी मौत के पीछे की असली वजह। दिव्या भारती की केस को सही से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दिव्या भारती का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में मीता और ओम प्रकाश भारती जी के घर। दिव्या को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा शौक नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करना भी शुरू कर दी थी। और ऐसे में एक दिन गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार जी ने दिव्या भारती को जब एक मॉल में देखा तो कीर्ति कुमार दिव्या भारती की खूबसूरत चेहरा को देखकर अपनी एक नई फिल्म में उन्हें हीरोइन लेने का फैसला कर लिया। उसके बाद कीर्ति कुमार जी दिव्या भारती की पेरेंट्स से मिले और उन्हें सीधा ये बताया कि मैं आपकी बेटी को अपने फिल्म में एज ए हीरोइन कास्ट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दिव्या भारती इतना ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर सिर्फ फिल्मों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसा कि एक्टिंग क्लास लेना, बॉलीवुड की पुरानी फिल्म देखकर डायलॉग बोलना। और ये सब कुछ करने के बाद जब वो एक दिन ऑडिशन देने के लिए पहुंची तो कीर्ति कुमार और उनके टीम मेंबर्स उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी लग रही हो। अब इस रिजेक्शन के बाद दिव्या भारती ने अपना रुख साउथ फिल्मों की तरफ कर लिया और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने बोबिल्ला राजा पहला फिल्म तेलुगु में साइन किया। और ये फिल्म तेलुगु भाषा में इतना ज्यादा हिट हुई कि बाद में इसे हिंदी में डब करके रामपुर का राजा के नाम से रिलीज किया गया। लेकिन याद रखो कि तेलुगु में इतना बड़ा हिट फिल्म देने के बाद भी दिव्या भारती की एंट्री अभी तक बॉलीवुड में नहीं हुई है। लेकिन बोबिल्ली राजा हिट होने के बाद दिव्या भारती ने बैक टू बैक साउथ में 5 फिल्मों में काम किया, जिसका नाम ये है थुल्ली मुद्दू, धर्म क्षेत्रम, चितम्मा मुगुडू, नल्ले ना स्वर्गम। इन सभी फिल्मों में काम करने के बाद भी दिव्या भारती को वो मकाम और वो पहचान नहीं मिला था जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री को मिलता है। लेकिन दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और फिर कुछ ही समय बाद में गुलशन राय जी ने अपनी फिल्म विश्वात्मा के लिए एज अ साइड हीरोइन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। लेकिन ये साइड में जरूर थी, लेकिन फिल्म के मेन हीरोइन सोनम के ऊपर भारी पड़ चुकी थी। और ये सब हुआ इस फिल्म के एक गाने की वजह से, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आऊंगी। इस गाने के अंदर इन्होंने ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि रातों रात हिंदी फिल्म की क्वीन बन गई। इसी साल दिव्या भारती ने 1992 में ही हिंदी में अपनी दूसरी फिल्म दीवाना को साइन किया, जिसमें ऋषि कपूर और शाहरुख खान प्रमुख अभिनेता थे। और कहा जाता है कि दीवाना फिल्म के गाने इतना ज्यादा हिट थी कि अगर इस फिल्म की कहानी खराब भी होती तब भी ये फिल्म हिट हो जाता। लेकिन इस फिल्म का गाना और कहानी दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट लेवल का था, जिसके वजह से विश्वात्मा इनकी पहली फिल्म होने के बावजूद भी दीवाना फिल्म से इनका हिंदी में डेब्यू माना गया। और उसी साल इनको दीवाना फिल्म में अभिनय करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद दिव्या भारती के सामने हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई, जैसे कि गोविंदा के साथ 16 और शबनम, कमल सदाना के साथ रंग, दिल का क्या कसूर, उसके बाद फिर शाहरुख खान के साथ दिल आसना है, गीत और सुनील शेट्टी के साथ बलवान, मिथुन चक्रवर्ती के साथ शतरंज और फिर से गोविंदा के साथ जान से प्यारा फिल्म में भी नजर आई। और इस तरह दिव्या भारती बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में लगातार काम की, जिसके वजह से ये देखते ही देखते साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई।
दोस्तों यहाँ तक दिव्या भारती का ये सफर बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोमांटिक था। लेकिन चलो अब आपको लेकर चलते हैं समय के थोड़ा सा पीछे, जब दिव्या भारती गोविंदा के साथ 16 और शबनम फिल्म कर रही थी। और यही वो फिल्म था जिसके वजह से दिव्या भारती का पूरा करियर ही बदल गया। इस फिल्म के सेट पर दिव्या भारती का मुलाकात एक ऐसा आदमी से हुआ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यही वो आदमी था जिसने दिव्या भारती को मौत के पास लेकर गया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि दिव्या भारती का पति साजिद है। इस सेट पर पहली बार गोविंदा ने साजिद को दिव्या भारती से मिलवाया था और दिव्या भारती को देखते ही साजिद उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। इतना ही नहीं, साजिद ने दिव्या को बाद में प्रपोज किया और दिव्या ने भी साजिद की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद लगातार दोनों ने आपस में मिलना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो गया कि अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब ये बात उन दोनों के घर वालों को पता चला तो दोनों की फैमिली ने इस रिश्ते को ना करते हुए साफ इनकार कर दिया। दिव्या के घर वालों को ये कहना था कि तुम एक मुसलमान लड़के से कैसे शादी कर सकती हो, और उधर साजिद के घर वाले भी यही बात कह रहे थे साजिद से। खैर दोनों ने अपनी फैमिली की एक बात भी नहीं सुनी और एक दिन दोनों ने साजिद के घर पे ही मुसलमानी रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लिया। खैर दिव्या के घर वालों को जब पता चला इस शादी के बारे में तो दिव्या के पिता किसी तरह समझ गए, पर उनकी माँ हमेशा के लिए उनसे नाराज हो गई। और अब इधर शादी के कुछ ही समय बाद दिव्या और साजिद के बीच में कुछ अनबन होने लगी। समय के साथ दोनों में झिकझिक इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिव्या भारती फिल्मों के सेट पर भी मानसिक तनाव और डिप्रेशन में नजर आने लगी। दिव्या भारती की फ्रेंड संध्या का ये कहना है, जो फ्रेंड के साथ साथ उनकी हेयर ड्रेसर भी थी, उनका ये कहना है कि दिव्या भारती अपनी मौत से पहले अकेले में बहुत रोती और चीखती थी। इस बारे में संध्या का कहना है कि मैं दिव्या से कुछ ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की, मुझे लगा ये शायद उनका पर्सनल मैटर है इसीलिए मैं रुक गई। लेकिन इसके बाद से दिव्या भारती का मानसिक अवस्था और ज्यादा बिगड़ता गया, जिसके वजह से वो सेट पे खतरनाक चीजों के ऊपर चढ़ जाती, घर में बालकनी के ऊपर पैर रखकर चलना शुरू कर देती। और उस वक्त इनकी ये बीमारी के बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जब दिव्या भारती की अपनी इस बीमारी के बारे में एहसास हुआ तो वो इलाज के लिए अपनी पर्सनल डॉक्टर से भी मिलना शुरू कर दी थी। लेकिन इस इलाज से भी दिव्या भारती को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि साजिद उन पे लगातार दबाव डाल रहे थे ज्यादा फिल्मों में काम करने के लिए। लेकिन डिप्रेशन की वजह से दिव्या भारती को ज्यादा फिल्मों में काम करने का मन नहीं था, जिसके वजह से वो संजय दत्त के साथ आंदोलन फिल्म में काम करने से इनकार कर दी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आंदोलन फिल्म में गोविंदा के साथ में दिव्या भारती फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उनकी अचानक मौत होने की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को पूरा नहीं कर पाई और बाद में इस फिल्म के अंदर उनकी जगह पर ममता कुलकर्णी को साइन किया गया। लेकिन अब मैं आप सबका और ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहूंगा और अब सीधा बात करूंगा 5 अप्रैल 1993 के दिन क्या हुआ था, जिसके वजह से वो उस रात अपनी बालकनी से नीचे गिर गई। 5 अप्रैल 1993 की रात जब दिव्या भारती की मौत हुई तो पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से साजिद नादिदवाला उस रात फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। अब साजिद के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत न मिलने पर उनको पुलिस ने इस केस से दूर रखा और दिव्या भारती की इस घटना को पुलिस ने कोई और ही मोड़ दे दिया और सीधा सा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि रात में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से दिव्या भारती का बालकनी से पैर फिसल गया, जिसके वजह से वो नीचे गिर गई और उनका मौत हो गया। बस यही बात पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने ये भी रिसर्च नहीं किया कि जिस बिल्डिंग के आगे कोई भी जगह खाली नहीं रहती थी पार्किंग के लिए, लेकिन जिस दिन दिव्या भारती गिरी उस रात उनकी बालकनी के नीचे कोई भी गाड़ी पार्किंग में खड़ा नहीं था। और इसी बात को लेकर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये एक फुल प्लान मर्डर था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जब दिव्या भारती बालकनी से गिर रही थी तो वहाँ पे उनके सामने 2 लोग मौजूद थे। एक दिव्या भारती की करीबी दोस्त नीता लुल्ला, जो उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी, और साथ में नीता लुल्ला के पति श्याम लुल्ला भी वहाँ पे मौजूद थे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला दोनों सोफा पे बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके आंखों के सामने ये हादसा हुआ। इन दोनों के रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या भारती बातचीत करते करते मजाक में बालकनी की रेलिंग पे बैठ जाती, उसी दौरान वह फिसलकर नीचे गिर गई। हादसे के तुरंत बाद नीता लुल्ला और उनके पति दौड़कर नीचे पहुंचे। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया और तुरंत एम्बुलेंस को भी बुला ली गई। दिव्या को उठाकर सीधा कपूर हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने उन्हें बराउट डेड घोषित कर दिया, यानी कि डॉक्टर के हिसाब से दिव्या भारती की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। लेकिन एक सवाल का जवाब जो लोग आज भी ढूंढते हैं, उस बिल्डिंग में जितनी भी बालकनी थी सभी में सेफ्टी रॉड लगा हुआ था सिवाय दिव्या भारती के। और दूसरा ये कि उस रात नीचे पार्किंग की जगह खाली क्यों था। ये 2 ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।